हेलो क्लास, आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। एक साइंस और हिस्ट्री के टीचर के रूप में यूनिवर्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी उन छोटी छोटी बुनियादी धारणाओं के बारे में बात करना मुझे हमेशा से बहुत पसंद रहा है। आज हम विज्ञान के इतिहास के एक ऐसे जबरदस्त टर्निंग पॉइंट पर चर्चा करने वाले हैं जिसने दुनिया को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल कर रख दिया। आज हम देखेंगे कि कैसे सिर्फ एक अकेली खोज ने एक पूरा नया प्रतिमान, या जिसे हम पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं, खड़ा कर दिया। तो आज के इस सेशन का हमारा एजेंडा एकदम क्लियर है। सबसे पहले हम बात करेंगे 2000 साल पुरानी एक बहुत बड़ी गलतफहमी की। उसके बाद हम चलेंगे साल 1897 में, जब इलेक्ट्रॉन की ऐतिहासिक खोज हुई थी। फिर हम प्लम पुडिंग स्ट्रक्चर को समझेंगे, ये जानेंगे कि आखिर एक परमाणु इतना स्थिर या स्टेबल क्यों रहता है, और आखिर में डाल्टन और थॉमसन के मॉडल्स की आमने सामने तुलना करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं अपने पहले टॉपिक से, एक ऐसी गलतफहमी जो पूरे 2000 साल तक दुनिया को गुमराह करती रही। जरा सोचिए, क्या हो अगर पूरी मानवता पूरे 2000 सालों तक किसी एक साइंटिफिक बात को पत्थर की लकीर मानती रहे जो असल में बिल्कुल गलत हो। चलिए इस टाइमलाइन को थोड़ा समझते हैं। करीब 2000 साल पहले प्राचीन दार्शनिकों को लगता था कि परमाणु यानी एटम एक बिल्कुल साधारण, न टूटने वाला और एक समान या होमोजीनियस कण है। 1897 आने तक साइंस की दुनिया में जॉन डाल्टन का एटॉमिक मॉडल पूरी तरह से छाया हुआ था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, इस मॉडल में चार्ज यानी आवेश का तो कोई जिक्र ही नहीं था। फिर जब डाल्टन के बाद नए एक्सपेरिमेंट्स शुरू हुए तो उन्होंने आखिरकार साबित कर दिया कि चार्ज पार्टिकल्स असल में मौजूद होते हैं। इस बात ने तो जैसे इस पूरी टाइमलाइन में ही भूचाल ला दिया। डाल्टन के मॉडल में एक बहुत ही बड़ी और बेसिक कमी थी, और वो ये थी कि इसमें चार्ज की कोई जगह ही नहीं थी। अब सदियों से बड़े बड़े वैज्ञानिक इसी बात को अंतिम सत्य मान बैठे थे। पर कहते हैं ना, जहां कमी होती है वहीं तो नई खोज का रास्ता खुलता है। और इसी एक कमी ने आगे चलकर नए विचारकों को और गहराई में उतरने, नए प्रयोग करने और इन सदियों पुरानी स्थापित मान्यताओं को चुनौती देने के लिए मजबूर कर दिया। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर। चलिए सीधे 1897 के उस साल में चलते हैं जब इलेक्ट्रॉन की खोज ने सब कुछ बदल कर रख दिया। साल था 1897। साइंस के इतिहास में ये वो साल है जब इंग्लिश फिजिसिस्ट जे थॉमसन अपनी लैब में कैथोड किरणों के साथ कुछ प्रयोग कर रहे थे, और तभी उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने विज्ञान की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। ये समझ लीजिए कि ये एक ऐसी साइंटिफिक मिस्ट्री का क्लाइमैक्स था जहां से वापस पुरानी सोच पर लौटना अब नामुमकिन हो गया था। थॉमसन ने जिस नए कण को ढूंढ निकाला था उसे नाम मिला इलेक्ट्रॉन। ये एक ऋणात्मक यानी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल था। ध्यान दीजिए, इस एक छोटे से पार्टिकल के मिलने से एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो गई। एटम कोई ठोस एक समान कण नहीं है, उसके अंदर की दुनिया तो काफी कॉम्प्लेक्स है। यानी एटम इस यूनिवर्स का सबसे छोटा और आखिरी हिस्सा नहीं था, बल्कि उसके अंदर भी एक पूरी दुनिया बसी हुई थी। यहाँ इस आमने सामने की तुलना को ध्यान से देखिए। एक तरफ है डाल्टन की वो सदियों पुरानी सोच कि एटम बस एक सिंपल सा ना टूटने वाला कण है जिसमें कोई चार्ज नहीं होता, और दूसरी तरफ थॉमसन की बिल्कुल नई सच्चाई, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जिसके अंदर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। थॉमसन इस नतीजे पर पहुंचे कि इलेक्ट्रॉन्स बाहर से नहीं आए हैं, बल्कि एलिमेंट्स के एटम्स के ठीक अंदर ही रहते हैं, और बस एक ही झटके में 2000 साल का पुराना ज्ञान पुराना पड़ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे टॉपिक पर, जहां हम इस आकर्षक नई प्लम पुडिंग संरचना को अच्छी तरह से समझेंगे। इस नई बनावट को ना किसी मिठाई या डेजर्ट की तरह बहुत आसानी से समझा जा सकता है। असल में ये आइडिया लॉर्ड केल्विन ने दिया था और थॉमसन ने इसे जोर शोर से सपोर्ट किया। अब जरा इमेजिन कीजिए कि एटम एक गोल आकार का है। इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज हर तरफ एक समान रूप से फैला हुआ है, बिल्कुल किसी केक या पुडिंग के नरम बेस की तरह, और इसके अंदर नेगेटिव चार्ज छोटी छोटी जगहों पर फंसा हुआ है, जैसे पुडिंग के अंदर किशमिश या प्लम धसे होते हैं। और सबसे मजेदार बात, इस गोले के अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो उस पॉजिटिव चार्ज को पूरी तरह से कैंसल या न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिसका मतलब है कि पूरे एटम का अपना कोई बाहरी चार्ज नहीं बचता। थॉमसन के अपने शब्दों से ही हम दिमाग में एक बिल्कुल साफ पिक्चर बना सकते हैं कि ये अंदर का आर्किटेक्चर कैसा दिखता था। ये कोई बोर करने वाली ठोस और सादी सी गेंद नहीं थी। इसके अंदर अलग अलग जीवंत हिस्से मौजूद थे। इसी विशिष्ट और जटिल ढांचे के जरिए उस पुरानी स्थापित धारणा को हमेशा के लिए चुनौती दे दी गई थी। लेकिन अब सवाल उठता है,
और यही हमारा अगला टॉपिक भी है कि अगर एटम अंदर से इतना कॉम्प्लेक्स है तो ये आखिर स्थिर या स्टेबल क्यों रहता है? क्योंकि देखिए, थॉमसन के इस मॉडल की सबसे बड़ी खासियत ही इसकी मैकेनिकल स्टेबिलिटी थी। पर यह काम कैसे करता है? ये टूटकर बिखर क्यों नहीं जाता? चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर अपनी नॉर्मल जगह से थोड़ा सा भी खिसक जाता है तो उसके आसपास जो यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज वाला गोला होता है वो उस पर एक पुलिंग फोर्स यानी खींचने वाली शक्ति लगाता है। इस अदृश्य खिंचाव की वजह से वो इलेक्ट्रॉन स्वाभाविक रूप से अपनी उसी पुरानी और ओरिजिनल जगह पर वापस लौटने की कोशिश करता है, बिल्कुल एक रबर बैंड की तरह, जिससे आप खींचकर छोड़ दें तो वो वापस अपने आकार में आ जाता है। अपनी मूल जगह पर वापस लौटने का ये जो शानदार और एलिगेंट मैकेनिज्म है ना, यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से एक एटम स्टेबल रहता है और बिखरता नहीं है। ये इनहेरेंट स्टेबिलिटी अपने आप में इतनी परफेक्ट और लॉजिकल थी कि उस वक्त के वैज्ञानिक समुदाय को इस प्लम पुडिंग मॉडल को एक बहुत बड़ी जीत के रूप में मानना पड़ा। उस जमाने के हिसाब से ये यूनिवर्स को समझने का एक बेहद खूबसूरत स्पष्टीकरण था। तो चलिए अब हम अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं, जहां हम डाल्टन और थॉमसन के मॉडल्स का बिल्कुल आमने सामने रखकर मुकाबला करेंगे। साइंस में जब भी इतना बड़ा पैराडाइम शिफ्ट आता है तो उसे पूरी तरह से समझने का बेस्ट तरीका यही है कि पुराने और नए मॉडल्स को एक साथ रखकर देखा जाए। इस टेबल में देखिए, डाल्टन का मॉडल कहता था कि एटम बिल्कुल होमोजीनियस यानी हर तरफ से एक जैसा है और इसमें आवेश या चार्ज की कोई जगह नहीं थी, मतलब अंदर झांकने के लिए कुछ था ही नहीं। पर फिर आए थॉमसन और उन्होंने एक ऐसी कॉम्प्लेक्स दुनिया दिखाई जहां एक समान पॉजिटिव गोले के ठीक अंदर छोटे छोटे नेगेटिव पॉकेट्स बड़ी खूबी से छुपे हुए थे। ज्ञान के इतिहास में यह सच में एक बहुत बड़ी छलांग थी। तो क्लास, आज के इस सेशन को हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ खत्म करेंगे। सोच कर देखिए, अगर 2000 साल से चली आ रही किसी पक्की मान्यता को सिर्फ एक छोटे से कण की खोज ने पूरी तरह गलत साबित कर दिया, तो आगे चलकर भविष्य के नए प्रयोग इस प्लम पुडिंग मॉडल के बारे में और क्या नए राज खोल सकते हैं? क्या साइंस की ये कहानी यहीं पर रुक गई होगी? बिल्कुल नहीं। साइंटिफिक डिस्कवरी का अगला चैप्टर कैसा होने वाला था, इस पर खुद थोड़ा विचार कीजिए।